नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एलोपैथिक पद्धति को लेकर दिए गए बयानों को लेकर डॉक्टर्स के निशाने पर आए योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इस पद्धति से इलाज करने वाले डॉक्टर्स मंगलवार को काला दिन मना रहे हैं। रामदेव का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें वह एलोपैथिक पद्धति को दिवालिया साइंस और एलोपैथिक दवाइयों की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाने की बात कह रहे थे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फेडरेशन का कहना है कि उसकी ओर से कई बार रामदेव के बयानों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक योग गुरु के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस वजह से उन्हें 1 जून को राष्ट्रीय स्तर पर काला दिन मनाने का आह्वान करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा नहीं पैदा होगी। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि अब ज्यादातर भारतीय मेरी इस बात से सहमत हैं कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के वक्त द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को अब फिर से सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार को ये पता ही नहीं है ये कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के सलाहकार बने अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने अब नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बैठक से अनुपस्थित क्यों रहे थे। पिछले कुछ दिनों से मोदी ममता विवाद के केंद्र में अलापन बंदोपाध्याय हैं। विवादों के बीच ही वह एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति से पहले उनके कार्यकाल को 3 महीने इसलिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। हालांकि यास तूफान को लेकर बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक वाले विवाद के बाद आलापन को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया था, लेकिन ममता ने उन्हें दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया था। लक्षद्वीप में नए नियमों को लेकर शुरू हुए लक्षद्वीप बचाओ अभियान तेज होने और नियमों के विरोध में बीजेपी के अंदर भी मतभेद होने के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को इन नियमों पर धीमी गति से विचार करने के लिए कह सकता है। वहीं लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि लक्षद्वीप में कानूनों के ड्राफ्ट पर फैसला बिना वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय के नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आज एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। वो कोरोना संक्रमण के बाद की समस्याओं के चलते भर्ती किए गए हैं। शिक्षा मंत्री निशंक अप्रैल में संक्रमित हुए थे, जिससे वो ठीक भी हो गए, लेकिन पोस्ट कोविड होने वाली दिक्कतों के कारण उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी बीजेपी में बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं। अब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद पहली बार पार्टी ने उनको लेकर विधायकों और नेताओं से फीडबैक लिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने सोमवार को लखनऊ में मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनके आवास पर एक अलग से बैठक की। बता दें, कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मिली हार और कोरोना संकट के प्रबंधन के दाग को हटाने के लिए बीजेपी बड़ा बदलाव कर सकती है। आज से उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत अगले 30 दिनों में 1 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। आज से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के अभिभावकों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही गरीब तबके जैसे रेहड़ी, ठेले, रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए भी विशेष टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि ये लोग लोगों के संपर्क में अधिक आते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 1 करोड़ टीका लगाने के लिए हमने सारा प्रबंध कर लिया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना टीका सभी को मुफ्त में देने की मांग की है। सोमवार को लिखे पत्र में सोरेन ने राज्य पर अत्यधिक वित्तीय बोझ का हवाला दिया और कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए का भार राज्य पर पड़ेगा। इसके अलावा 12 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए भी 1000 करोड़ रुपए का भार अलग से पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले से ही कोरोना संकट के दौरान बोझ तले दबे संसाधनों पर ये और भार बढ़ा देगा। बता दें, इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वो केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग के लिए एकजुट होकर बात करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राज्यों से कहा गया हो कि वे अपने लोगों के लिए टीका खुद खरीदें।
उन्होंने इसके आगे कहा कि जब देश एक साल से इस विकट स्थिति से जूझ रहा हो, राज्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसा कहना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। भारत में पिछले एक दिन में 1,27,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 2,795 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देश में कुल मृतकों की संख्या 3,31,000 के पार हो गई है। बता दें, पिछली बार भारत में 8 अप्रैल को 1,26,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले आने लगे। कोरोना का जो नया स्ट्रेन B1617 सबसे पहले भारत में मिला था, उसके नाम को लेकर बार बार उठ रहा विवाद शायद अब खत्म हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसका नाम डेल्टा वेरिएंट तय कर दिया है। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम अभी भी B1617 ही रहेगा, लेकिन आमतौर पर जिक्र किए जाने के लिए डेल्टा वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा, इंडियन वेरिएंट का नहीं। ये इसलिए कि इस नाम पर भारत ने पहले ही आपत्ति दर्ज कराई थी। विश्व की दूसरे नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ऐसा किया है। 23 साल की ओसाका ने रविवार को दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया था। जीत के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंची, जिसके बाद आयोजकों ने उन पर $15,000 का जुर्माना लगाया और ये भी कहा कि अगर वह ऐसा करती रही तो उन्हें ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में नहीं खेलने दिया जाएगा। नाओमी ओसाका द्वारा फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस लिए जाने के बाद फ्रांसीसी टेनिस महासंघ के अध्यक्ष गाइल्स मोरेटिन ने इस पर खेद और दुख जताया है। मोरेटिन ने कहा कि हमें नाओमी ओसाका के लिए खेद है और दुख भी है। नाओमी का रोलैंड गैरोस से हटने का नतीजा दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें, ओसाका ने पहले दौर की जीत के बाद अनिवार्य संवाददाता सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन पर जुर्माना लगाया गया और अयोग्य घोषित करने की धमकी भी दी गई। वहीं ओसाका ने कहा कि उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण किसी भी मीडिया गतिविधि में भाग नहीं लेने का फैसला किया है और उसके बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।